हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी क्लास की बात नहीं करेंगे। इसमें आप सभी स्टूडेंट की कुछ कॉमन समस्याओं पर बात करने वाले हैं, ताकि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप और बेहतर कुछ कर पाएँ। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सके। जिस तरीके से हमारा जब एनर्जी लेवल डाउन होता है तो किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कभी कभी कुछ चीज़ें हमको मोटिवेट करती हैं तो हमको और भी कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी आप ले सकते हैं। देखिए, सही बात तो यही है कि समय का अगर आप ध्यान देंगे तभी समय आपका ध्यान देगा। अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी देगा, यानी आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस इतना है, आपको पेशेंस रखना है। आज के टाइम में जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, ख़ास तौर से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो उसके लिए आपका नॉलेज तो मायने रखता ही है, साथ साथ आपका पेशेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो है इतनी आसानी से अब क्लियर नहीं होती जैसा कि पहले कभी हुआ करती थी, और शायद वो अब तो ध्यान भी नहीं है कब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग जैसे ही कोई एग्ज़ाम दे भी लेते हैं तो आप लोग को टेंशन होती है कि अब मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, कब तक आ जाएगा। तो सभी जगह पर देखिए, चाहे कोई भी आयोग हो, कहीं पर भी कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होती हैं। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 6 से 7 महीने, 1 साल तक वेट करना ही पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसके लिए। तो ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दें, कि आप ऐसा ना सोचें कि आज आपने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आपको कल ही सामने मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, आप सबकी कॉमन समस्या एक ये होती है कि जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए। जैसे सपोज करिए कोई एसएससी के कैंडिडेट हो, ठीक है, या तो कोई यूपी पीसीएस का है, पीसीएस के कैंडिडेट है, या तो कोई आरओ की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये होता है कि हमारा एक ही गोल है, मुझे वही करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ऐसी मैं जानकारी दूंगी, शायद आपकी हेल्प हो पाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं आपके ऊपर भी वो चीज़ लागू हो रही हो। लेकिन मेरा मानना यही है कि आज के दौर में अगर कोई केवल एक गोल लेके चल रहा है, जैसे अगर आप एसएससी की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, या तो आप सिर्फ आरओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी पता है अच्छे से कि इस सभी की वैकेंसी रेगुलर नहीं है। अब कब आएगी इसका नहीं पता, रिजल्ट कब कितने साल बाद क्लियर होगा उसका भी नहीं पता। लेकिन जो एज क्राइटेरिया होता है वो हर कैंडिडेट, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबकी बढ़ती रहती है। आज आपकी जो उम्र है अगले वर्ष बढ़ जाएगी, वैकेंसी क्लियर हो या ना हो। अगर आप आज 21 वर्ष की हो तो नेक्स्ट ईयर 22 तो होना ही होना है। तो इसलिए जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, कुछ कॉमन सिलेबस होते हैं जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल अगर मैं आरओ का एग्ज़ाम ही देता हूँ या देती हूँ, केवल मेरा वही टारगेट, उसके अलावा मैं कुछ करूँगा ही नहीं या करूँगी नहीं। उसमें पहले हो जाता है फिर आगे देखेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप एक फॉर्म के लिए वेट करिए और वो 5 से 6 साल ना लगे। ऐसा हो रहा है और आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से फोकस करिए और भी चीज़ों पर, केवल एक ही प्लान लेके नहीं चलने का टाइम है। ऐसा होता था, कहते हैं ना कि आप केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो केवल पीसीएस पे फोकस करो और कुछ मत देना, पर ऐसा नहीं है। आप उसको करते हुए कर सकते हैं। आप बहुत सारे आपके आसपास एग्जाम्पल होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं, बाकी तैयारियां भी कर रहे हैं। कुछ फीमेल्स होंगी वो घर को भी देख रही हैं, बाकी तैयारियां भी कर रही हैं। तो क्या वो लोग कंपटीशन नहीं देते? लेकिन उन लोग को भी तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट तो मिलता ही है। तो आपको प्लान बी भी लेना होगा, तभी आप जाके कुछ कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। उसमें हो सकते हैं नो डाउट कि अगर आप आरओ को ही एक टारगेट मान लो या पीसीएस को मान लो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे, होंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन सभी के पास समय नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि समय के पास ही समय नहीं है। अगर आप, जैसा मैंने बताया, अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है, अगर कोई वैकेंसी 6-7 साल ले गई, 8 साल लगा दिया, ऐसा हो भी रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, तो ऐसा ही होता है। तो आराम से 30 की एज हो जा रही है। अगर जनरल कैंडिडेट थे तो 32-30 पे आप फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे कभी। तो प्रॉब्लम कई जगह पे क्रिएट हो जाती है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को 1-2 जगह पर और भी देखना चाहिए जो कि आपके सिलेबस से मैच करता हो, और बहुत सारी जगह पर है जो सिलेबस से मैच करता है। अगर हम कुछ कॉमन सिलेबस की इसमें बात करें तो अगर आप कहीं पर भी परीक्षा देते हैं तो जीके जीएस जो होता है हमारा, जीके जीएस
सॉरी जीएस। तो देखिए जीएस मतलब होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में जीके का ही इंक्लूड हो जाता है, उसमें और ज़्यादा गहनता से अध्ययन हो जाता है उसका, उसमें करंट अफेयर आपके इंक्लूडेड रहेंगे जीए में, ठीक है। तो जीके जीएस कॉमन होता है। उसके बाद बात कर ले, अगर यूपी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में अब जो है हिंदी भी पूछी जाती है, और आपने ध्यान दिया होगा हिंदी पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। कल जो है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर दीक्षांत समारोह में जो है आपने देखा होगा वहाँ बोला गया कि अब जो लॉ होगी, मैं यानी कानून की भी जो पढ़ाई होगी वो भी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि उसमें भी लोग आगे बढ़ें। इस वजह से आप देखेंगे हर जगह हिंदी का सिलेबस ज़रूर दिया जा रहा है। तो हिंदी भी अब मान सकते हैं कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, और वो होना भी चाहिए था। जिस तरीके से इंग्लिश का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा है और सबको इंग्लिश से था कि नहीं इंग्लिश नहीं आया तो नहीं होगा, तो हिंदी के लिए भी ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप जीके जीएस के बाद हिंदी की आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो लेकिन एक कॉमन हो सकती है अगर आप ध्यान दें तो। दूसरी बात करूँ इंग्लिश की, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी बोर्ड के होंगे या तो मेरा कहना है हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनको सिर्फ ये डर लगता है कि इंग्लिश है इस एग्ज़ाम में तो मैं फॉर्म नहीं डाल सकता, मैं डालूंगा ही नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग बहुत बेहतर है, बस अगर कहीं इंग्लिश आया तो वो इस डर से फॉर्म नहीं डालते कि इंग्लिश है मुझसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर इंग्लिश में 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 30 नहीं कर पाओगे, लेकिन आप 15 की स्टेमिना रखते होगी, 15 तो ला सकते हैं। बाकी जीके जीएस आपका इतना बेहतर है तो आप उसमें अच्छे से करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपकी वीक है, तो जो कैंडिडेट इंग्लिश को देख के फॉर्म डाल रहे हैं, हो सकता है उनका जीके जीएस जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो। तो सभी अभ्यर्थी जितने भी होते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर भी क्यों ना हो, किसी का भी हर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही में पकड़ बहुत अच्छी होती है, कुछ में नहीं, पर अगर आप दोनों सभी को बैलेंस बना लें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो आपको भी यही काम करना है। मैंने अभी कुछ देखा, कुछ समय पहले आप लोगों ने पूछा आरओ एआरओ के लिए बात चली है, तो बताऊं कि जैसे हाई कोर्ट आरओ एआरओ में एक्स्ट्रा अगर देखें, और जो आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ होता है उसकी बात कर लो, तो उसमें और उन दोनों में कुछ सब्जेक्ट का अंतर हो जाता है। इंग्लिश का भी अंतर होता है। पहले कभी इंग्लिश 50 नंबर की हाई कोर्ट में आती थी, पर अब नहीं आती है। तो उसमें इंग्लिश में मात्र 12-13 नंबर, लेकिन इससे भी आप सभी में से कुछ हैं अभ्यर्थी जिनको परेशानी होती है कि उसमें इंग्लिश आ रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। अगर आप ये मान लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर को भी कहीं पर भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ध्यान से पढ़ लिया आपने, एक रिवीजन कर लिया, वो कैब थोड़ा सा सही कर लिया, और करना क्या है कि आप अपने दिन के 1-2 घंटे बर्बाद नहीं करते, सभी करते हैं, फ़ोन देखना या कुछ भी करना करते हैं। तो अगर आप उसमें से सिर्फ आधे घंटे, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो, मैं मैथ की भी बात इंक्लूड कर लूँ कि मैथ में भी कुछ चैप्टर जो है कॉमन होते हैं कि उससे कभी कभी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक के आ जाते हैं। अगर हम सोच लें कि नहीं हमें मैथ पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन हमारे 5 से 6 चैप्टर ऐसे हों कि जिसमें मेरी कमांड हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर उसमें लगे और ना हो पाए। आप इस चीज़ को करके देखिएगा, तो हो जाएगा। तो इससे डरना नहीं है कि उस एग्ज़ाम में इंग्लिश है, मैं नहीं करूँगा, मैं तो फॉर्म भर ही नहीं सकता क्योंकि तो मेरी हिंदी अच्छी है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के भी अभ्यर्थियों की थोड़ी समस्याएं हैं कि अगर जहाँ हिंदी अगर आ रही है, तो हिंदी के लिए भी अगर वो सोचते हैं कि हिंदी आ रहा है मेरा तो वहाँ से हट जाएगा उतना नंबर। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें 15 नंबर का वेटेज है, बाकी नंबर तो आपके ही हैं, या 25 आ गया है तो 75 तो आपके हो गए। 75 अगर आप बेहतर करते हैं, इधर थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। और एक बात और सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों या आप अपनी स्टडी के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी आप कंपटीशन देते हैं, अगर कोई 200 नंबर का पेपर हो रहा है यानी 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 से लेके 30 क्वेश्चन तक, 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सभी को टिपिकल लगते हैं, वो कोई नहीं करता। अगर 20% की बात करूँ, 200 में 20 क्वेश्चन, तो वो छोड़ना है। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोचिए ही नहीं कि मैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 200 प्रश्न आएंगे और मैं 200 जरूर कर लूँगा, सही हो जाएगा हमसे, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने नीट परीक्षा में देखा, और भी जगह पे आप देखते हैं, तो आपको ये सब लीक जो आपके लीक पेपर होते हैं या करप्शन होता है, उससे आपको क्या लेना देना। वो तो हो ही रहा है, होगा भी, शायद बहुत दिन लगेंगे इसको बैलेंस बनाने में। तो आपको अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो आपको यही सोचना है भाई 200 नंबर का है अगर, तो कम से कम हम 180 तक का टारगेट लगाएंगे कि इतना हमें जाना है। 180 करेंगे तो आप आराम से 175-70 पे आ जाएंगे और सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो आपके भी आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी ने बता दिया वो तो पेपर लीक हो जाता है,
सीटें बिक जाती हैं, वहाँ पर ऐसा हो जाता है। मुझसे नहीं होगा, सब कुछ होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बिना पैसे दिए भी उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो ये आप अपनी वीकनेस को ही छुपा रहे हैं। पता सबको है कि मेरी कमज़ोरी क्या है, तो जिस वीक पॉइंट पर आप हैं उस पर काम करिए, ना कि जो आपका स्ट्रांग है जब भी पढ़ने बैठे सिर्फ वही सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको जो, जैसे अभी आपके अगर कोई अभी सामने एग्ज़ाम लगे हैं, आपको पता है कि फ़िक्स कि मेरा 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो जो उसके सब्जेक्ट है उसको तो पढ़िए। अगर उसमें हो सकता है कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, यही सब इतने ही सब्जेक्ट हैं जो कि हर परीक्षा में घुमा फिरा के आते हैं, उसके ना हो तो कम से कम आधा घंटा उस सब्जेक्ट के लिए दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, दे सकते हैं, अगर चाह लेंगे तो देंगे। तो आज से ही शुरुआत करिएगा इस चीज़ की। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि मैं जब आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखती हूँ या कुछ, तो मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। हो सकता है आप सब में से इस बारे में सबको पता भी हो पर करते ना हो। कभी कभी क्या होता है, किसी के कहने से चीज़ें होती हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है तो आप ज़रूर करिए इस चीज़ को, और देखेंगे बदलाव ज़रूर दिखेगा आने वाले समय में। तो जो भी आपका उद्देश्य है उसको तो करिए, लेकिन प्लान बी भी लेके चलिए। दूसरी बात यह है कि किसी पे डिपेंड नहीं होना है आपको। अगर आपसे किसी ने कहा, या किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं की भी बात करूं, चाहे मैं हूं कोई भी हो, तो कहीं से आपका किसी से सिलेक्शन नहीं होता। आपको प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, मेहनत तो आप ही को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से भी ये चीज़ पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, मेरा ज़रूर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। होगा तभी जब यहाँ वहाँ जहाँ आप कर रहे हैं करेंगे, आप पढ़ेंगे तब ही होगा, ऐसे नहीं होने वाला कुछ भी। तो मौका बहुत अच्छा है, आपको पता है चुनाव का किस तरीके से हाल चल रहा है, सिलेक्शन लेना है, तैयारी में लगे रहिए। जिस विज्ञापन का भी आप वेट कर रहे हैं कि आ जाए तब पढ़ूं, तो विज्ञापन आना है तो आएगा ही। कई दिनों से अगर कोई विज्ञापन नहीं आया है तो भी आएगा। जैसे नहीं, अभी आपके अगर पीसीएस 2025 की बात करूँ तो उसका समय फिक्स है, लगभग आपको जनवरी फरवरी के बाद तक, फरवरी तक में लास्ट तक मिल जाएगा देखने को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैंने बता दिया, दिसंबर से पहले तक आ जाएगा, ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब आएगा। बाकी भी आपके एग्जाम आएंगे। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी हो सकता है पेड परीक्षा को अगर हटा दिया जाए तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, क्योंकि जब से पीईटी परीक्षा होने लगी है तब से सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता हर एक एग्ज़ाम में। लेकिन कुछ एग्ज़ाम है जहाँ पे मेरिट डाउन हुई थी वहाँ को मौका मिला है। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट में भी मौका बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिला, क्योंकि 15 कट ऑफ चली गई। तो इस तरीके से आपको मौके बीच में मिलेंगे, आपको उसी में जो है मेहनत करनी है। आपने सुना जैसे कि लेखपाल की और भर्ती आएगी, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो पेट के थ्रू आए। हो सकता है इतना ज़्यादा दबाव बने गवर्नमेंट पे तो वो पेट परीक्षा को ही हटा दे। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ चीज़ों को मौका आपको ज़रूर मिलेगा। एक जानकारी और दे दूं आपको कि जितने भी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ पर भी आपको क्लर्कियल फॉर्म देखने को मिलेंगे। क्लर्क का मतलब ये है कि असिस्टेंट के रूप में, वो भी आपको जल्द। आपने आज भी पेपर में देखा होगा कि जो है शिक्षा आयोग को जो है उनके सचिव मिल गए हैं। वैसे तो ये बहुत दिन से मिल रहे हैं, मिले हैं, पता नहीं वो कब खो जाएं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप अपने पे भरोसा रखें। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो गवर्नमेंट करती रहेगी। यहाँ पे कभी अधिकारी इस्तीफा देंगे, कभी कोई आएगा, लेकिन जब भर्तियाँ आएंगी तब से कम अपने को इतना प्रिपेयर रखना है कि आए और आपका सिलेक्शन हो, उसे कोई ना रोक पाए। जैसे आप कहते हो कि कहीं पे भी 200 नंबर के एग्ज़ाम हुए, जब मेरिट ही चली जा रही है 180, तो हम क्या करें, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, नहीं होगा। तो जो 180 लाते हैं सभी पैसा दे के 180 नहीं लाते हैं, सच में उनके में काबिलियत होती है। तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं अगर आपने सोचा है तो आप अपने काम को ध्यान में रखते हुए जो आपका टारगेट है उसको भी करिए साथ में, प्लस ये सब काम भी आपको करते रहना है। करंट अफेयर पे भी 2 पॉइंट बता दूं आपको। करंट अफेयर जो आगामी परीक्षा आने वाली है आपको रेगुलर बेसिस में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब कोई, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में फालतू में मैगजीन, फालतू का मतलब ये नहीं है, मतलब अगर आप नहीं परचेस कर सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उतना पैसा क्यों वेस्ट करूं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे हैं, बहुत सारी यूट्यूब है, हर जगह पर है, आपको मिल जाते हैं रिसोर्सेज कि आप करंट अफेयर कर लेते हो। तो करंट अफेयर बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन में एक बार पढ़िए, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो मंथली पढ़ लीजिए। मंथली आपको करंट अफेयर कई जगह से मिल जाते हैं कि हमने मंथली का रिवीजन किया तो मेरे दिमाग में है कि ये सब चीज़ें हैं। फिर बाद में जब आपका कोई एग्ज़ाम आता है उस टाइम आप हाफ ईयरली या 1 ईयरली का लेके कंप्लीट रिवीजन वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम है हाई कोर्ट के लिए भी कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो आप जून से शुरू करिए पढ़ना।
जून जुलाई अगस्त ऐसे पढ़ते चलिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इधर तो आपका 6 महीने रेडी ही रहेगा। पिछला जो रहेगा जून के पहले का, तो उसको उस समय आप रिवीजन में ला लीजिएगा। तो उस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है। अगर आपको प्लान ए काम आपका नहीं किया तो प्लान बी तो ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को लेकर चलना है। अगर केवल आपको ऐसा बताया गया है कि नहीं बस एक ही को आप टारगेट करो, एक ही पे मन लगाओ, दो नाव पे पैर मत रखो, पर वो वाला काम नहीं करना है, रखना पड़ रहा है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। तो परिस्थितियों और जो आपका इन्वायरमेंट इस समय का चल रहा है उसके अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से समस्याएं बाद में ना आए, तो इसी समय हम समस्याओं से जो है निपटारा कर लें और पढ़ाई पे ध्यान दें तो ज़रूर हो सकता है। एक कलम की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी पकड़ है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आपके आसपास समस्याएं हैं, आपको भी समस्याएं हैं, होता रहता है। अगर 10 दिन आपने पढ़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने ज़रूर आती, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। और वो आएंगी, कुछ देर रहेंगी, फिर वो चली जाएंगी, फिर सही हो जाएगा। पर आपको अपना ज़रूर ध्यान रखना है कि जब परिस्थिति ठीक नहीं है तो चलिए, जहाँ आप 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, 7 घंटे, वहाँ 2-3 घंटे कम कर लीजिए, लेकिन कॉन्टीन्यूस पढ़ाई ज़रूर करनी है, ठीक है। जैसे आप खाना डेली खाते हैं वैसे उसको भी खाइए, उसको भी अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको छोड़ना नहीं है। उसके बिना आपको नहीं करना है कुछ, इतना मान के चलिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं पर सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जिस पोस्ट पर है, आप उससे भी अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि अपने साथ साथ आप 2-4 लोग की मदद ज़रूर कर पाएँ। अगर आप किसी और की हेल्प कर पाते हैं, आप अगर चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा तब करेंगे जब हम लोग वहाँ तक पहुँचें और ऐसा कर पाएँ। तो ये सभी चीज़ें थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो आप ही के लिए नहीं है, सबके साथ है। आपके पास कुछ और है, किसी के पास कुछ और, तो चीज़ें बहुत दिन तक टिकती नहीं है, वो चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पढ़ाई करनी है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटा मुझे पढ़ना ही है, नहीं, 5 से 6 घंटा 7 घंटा बहुत है। बाकी आप एंजॉय करिए, हर कुछ एंजॉय करिए, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। हो सकता है आपको ये कुछ मदद मिली हो इससे, और आप अपने पढ़ाई पे और ध्यान देंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।